तो आपका मंथली इन हैंड कितना है? तो 80,000 के अराउंड मेरा मंथली है। आपको अपने लायबिलिटीज कम करना आपको करना ही पड़ेगा। गाइज हम हर महीने अलग अलग शहर में आते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइनेंस फिक्स कर सके। इस महीने हमने दिल्ली किया, अगले महीने में मुंबई जा रहा हूं। तो अगर आप मुंबई या फिर मुंबई के आसपास कहीं भी रहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो एंड आई विल कम एंड मीट यू टू फिक्स योर फाइनेंसेस। हेलो गाइज, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सचिन जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हम बढ़िया है। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि आप जब 21 साल के उम्र में जब आपने ज्वाइन किया तब आपकी कॉम्पनसेशन कितनी थी? 3.5 लाख के अराउंड एनुअली था। एनुअली आज के दिन 2023 में जब आप 30 साल के हो, आपकी कितनी कॉम्पनसेशन है? दैट इज अराउंड 9.5 लाख टू 10 लाख के बीच में है। तो आपका मंथली इन हैंड कितना है? तो 80,000 के अराउंड मेरा मंथली है। ओके। और प्रोविडेंट फंड वगैरह का कंट्रीब्यूशन के बाद कितना आता है? ओके, आफ्टर प्रोविडेंट फंड्स है और एक इंश्योरेंस स्कीम है हमारी, उसके कटने के बाद अराउंड 60,000 इन हैंड। ठीक है, तो अभी आप आपकी इनकम के बारे में और आपकी जॉब के बारे में बात होगी। अब लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले आप जम्मू से हो, राइट? तो आप दिल्ली में रह रहे हो, तो ये जो घर है, ये घर आपने रेंट किया हुआ है, खरीदा हुआ है, कैसा है? यस, ये घर अभी रेंट पे है मेरा। ठीक है, तो इसका 9500 रेंट है। दूसरा चीज हो गया आपका फूड। ठीक है, तो खाने में आप कैसे मैनेज करते हो? घर का खाते हो, बाहर का? हाँ, घर पे ही हम लोग, मैं और मेरी वाइफ कुक करती है, तो हम लोग घर पे ही बनाते हैं। ठीक है, महीने में ऑन एन एवरेज आपका ग्रोसरीज वगैरह में खर्चा कितना होता है? 6 to 7,000 ग्रोसरीज में चला जाता है। 6 to 7,000। और क्या आप लोग बाहर जाते हो, बाहर से खाते हो? मंथली 2 या 3 बार बाहर जाते हैं, तो okay. 3 to 4,000 के अराउंड। 3 to 4 नॉर्मल। ठीक है, आपकी एक न्यू बेबी है, राइट? 1-1.5 साल की बेबी है, तो बेबी के खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंस फ्लक्चुएट करता है, बट इट्स अराउंड 3 to 4,000 में हो जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपका ऑफिस, वो कितना दूर है और आप कैसे जाते हो? वो यहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर्स का है, वन साइड गो। अच्छा। तो मैं 2 व्हीलर से ही जाता हूँ, मेरे पास स्कूटी है, तो मैं उससे अप डाउन करता हूँ। आप फ्यूल में हर महीने कितना खर्चा करते हो? ये कोई 4,000 के अराउंड। 4,000 5,000। क्या ये जो आपने स्कूटर खरीदी, आपने कैश में खरीदा था, लोन में खरीदा था, कैसे? ये एक्चुअली सेकंड हैंड लिया था मैंने, कैश में लिया। कैश में लिया था। कम्यूट और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर लोगों का एक बहुत मेजर एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस का कैटेगरी है। एंड हम जब भी उस एक्सपेंस के बारे में देखते हैं, वी ओनली लुक एट द कॉस्ट ऑफ द कार, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड नॉट द डेली रनिंग कॉस्ट, राइट? आज के दिन एक ट्रेडिशनल 125 सीसी की जो स्कूटर है, वो करीब 1 लाख या 1,05,000 रुपए की आती है। और ओला ने एक नया ईवी निकाला है, S1X, जो 1 लाख रुपए की ईवी। मतलब गाइस, उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ नहीं भरना है, आप बस चार्ज कीजिए और उसको चलाइए। ठीक है, तो उसमें आपकी जो फ्यूल के कॉस्ट्स है वो है ही नहीं। तो इनके केस में ये 40-45 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और उन्होंने बताया कि इनका फ्यूल का कॉस्ट 4-4.5 हज़ार रुपए है। अब आप एक कैलकुलेशन देखो, अगर आप 30 किलोमीटर रोज ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो ईएमआई और फ्यूल कॉस्ट वगैरह मिला के आपका एक ट्रेडिशनल स्कूटर को चलाने में 5-5.5 हज़ार रुपए का खर्चा होगा। लेकिन ओला S1X में फ्यूल कॉस्ट और ईएमआई को मिला के द मंथली कॉस्ट इज अराउंड 2,700, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, तो आपका साल भर में 30,000 रुपए बच जाएंगे। दैट्स एन एनुअल सेविंग ऑफ अराउंड 30,000 रुपीज, और 4 साल में आप 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा सेव करोगे। बिकॉज दैट्स अ सिग्निफिकेंट रिटर्न on an expense that you guys are making. In personal finance, every rupee saved is every rupee earned. तो ये ओला S1X खरीद के आप अपना कम्यूट तो सस्ता बना ही रहे हो, प्लस यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स अ स्मार्टर फ्यूचर। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 3 डिफरेंट मॉडल्स में आता है। सबसे पहला है ओला S1 Pro। इट इज नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एज इट कैन बी ड्रिवन अप टू 195 किलोमीटर्स बाय चार्जिंग इट वंस फॉर अ फ्यू आवर्स। एंड डिस्पाइट बीइंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला S1 Pro 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भागता है। अगला है ओला S1X। ये एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है एंड दिस कैन बी ड्रिवन अप टू 151 किलोमीटर्स विथ वन टाइम चार्ज एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर
hour. And in दोनों के अलावा there is also a model named Ola S1 Air in which the advantages of both the previous models are combined together. So if you are planning to buy an EV, please check out Ola S1X. The link is in the description of this video. इसके अलावा आपकी कोई गाड़ी वगैरह कुछ है? एक्चुअली मैंने अभी 2 साल पहले ही कार ली है। कौन सी कार खरीदी? मैंने वर्ना खरीदी है। Hyundai Verna, ओके। और उसका क्या प्राइस था? तो दैट टाइम उसका टोटल कॉस्टिंग था 13,80,000। उसका आपने कितना डाउन पेमेंट? मैंने उसका 8 लाख रुपीस डाउन पेमेंट किया था। तो आपने 8 लाख डाउन पेमेंट दिया, मतलब 5-5.5 लाख का आपने लोन लिया था? जी, 5 लाख का लोन। 5 लाख का लोन लिया था। एक चीज मुझे बताइए कि कौन सी, आप 2 साल पहले आप कितना कमाते थे? मतलब 60,000 का टोटल मंथली था। कट के कितना आता था? 50 अराउंड आता था। 50 अराउंड आता था। और आपका जो EMI है वो कितने का था? कितने का? अभी 10,000 का EMI है मेरा। 10,000 चल रहा है, जो आपका मतलब 20% ऑफ योर इनकम था उस टाइम पे। आप सोचो 8 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद भी आपका 20% आपका EMI था। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो ना, 2-3 चीज आपको रखनी होती है। एक तो हो गया 20% डाउन पेमेंट। आपने तो क्या 20% नहीं, आपने बहुत ज्यादा ही डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट कि लोन 4 से 5 साल का होना चाहिए। आपके केस में कितना? 5 साल का था लोन। अभी अराउंड 3 लाख के अराउंड बचा है। ठीक है। बाकी और तीसरा मेन पॉइंट ये है, द कॉस्ट ऑफ योर कार शुड नॉट एक्सीड 10 to 15% ऑफ योर इनकम। अब आपके केस में ये समझिए, उस टाइम पे 20% थी, आज के दिन 60,000 के हिसाब से आपका हो गया 15-16%, विच इज फाइन। एकदम जो रूल है उसके हिसाब से एकदम कट टू कट है। बट इसके साथ साथ आपका फ्यूल का भी कॉस्ट जो है वो भी 4,000 रुपए है ना। उसके साथ और भी कुछ मेंटेनेंस का मिला के आपका 15,000 रुपए तो आपका ट्रैवल का खर्चा है, विच इज 25% ऑफ योर इनकम एज ऑफ टुडे। तो आपने थोड़ा स्ट्रेच किया है ना। जनरली आपके खर्चे वगैरह कैसे होते हैं? मतलब आप ज्यादा खर्चीले हो, आप कम हो, कैसा है? एक टाइम पे बढ़ गए थे, मैं थोड़ा लूप में फंस गया था, जो क्रेडिट कार्ड्स का लूप रहता है कि मैंने एक्चुअली कुछ हायर एक्सपेंसेस कर दिए। इंश्योरेंस के, एक मेरा कार का इंश्योरेंस का कुछ था, तो उस प्रीमियम पे करने के चक्कर में मैंने उसमें धीरे धीरे बढ़ा दिया। आपने कहा कि कार के इंश्योरेंस में आपका ज्यादा खर्चा हो गया। गाड़ी का भी इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना है? ये अभी 10 to 15,000 के बीच में रहता है। तो उसके हिसाब से मतलब जब भी आप कोई भी कार बाइंग डिसीजन ले रहे हो, आपको सिर्फ प्राइस में नहीं देखना, आपको प्राइस देखना है, आपको फ्यूल को एसोसिएटेड फ्यूल कॉस्ट देखना, मतलब माइलेज कितना देती है, और आपको ये इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी देखने पड़ेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास 30 लाख रुपए है, मैं ये वाली SUV खरीद सकता हूँ। बट वो 30 लाख जितनी गाड़ी महंगी होगी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट्स, इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा महंगा होगा। तो वो सारी चीज़ें देख के जब भी मैं बोलता हूँ 10 to 15% ऑफ योर एनुअल इनकम, इट्स नॉट जस्ट द EMI, इट्स EMI एंड ऑल अदर कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट कार और अ बाइक। तो अगर हम आपके मेन 4 हेड्स देखें, ठीक है, हाउसिंग, फिर आपका ट्रैवल, कम्यूट, फूड और बेबी, ये 4 सबसे मेन जो सबके खर्चे होते हैं, एसेंशियल एक्सपेंसेस, वो आपका करीब 45 to 46,000 है ब्रो, विच इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर इनकम। तो आप ये चीज बताइए कि इसके बाद क्या आपके पैसे बचते हैं? 4 to 5,000 मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि 5,000 एटलीस्ट सेव करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँ, या मतलब स्टॉक्स में या कहीं म्यूचुअल फंड में या उस टाइप से। बाकी नहीं तो 5-6 हज़ार पे तो मिसलिनियस खर्चा हो जाता है। तो आज के दिन क्या आपके कोई फिक्स्ड मंथली इन्वेस्टमेंट चल रही है SIP टाइप? हाँ, एक इन्वेस्टमेंट है जो मैं म्यूचुअल फंड्स में कर रखी है, वो 1150 की SIP है मंथली। उसके अलावा क्या आपकी कोई सेविंग्स है? मतलब कोई सेविंग्स जो मतलब आप कल जाके अगर कोई ऐसा खर्चा आ जाए जो अनप्लान्ड हो? एग्जैक्टली नहीं है, बट इन कैश 50,000 के अराउंड मतलब मेरे पास रहता है। अभी राइट नाउ मैं हर महीने कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 10,000 रुपये मैं कहीं ना कहीं से सेव करूँ, उसको किसी न किसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँ। बट किसी ना किसी जगह कहाँ? जैसे कि कभी कभार म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ, कभी कभी जैसे IPOs में मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, बिकॉज जो मैंने अभी 1-1.5 साल से मैं मतलब इसको ट्रैक करना शुरू किया, तो IPOs में मैं एटलीस्ट 2 to 3 से 4 लॉट लगाऊँ। 3 से 4 लॉट मतलब तो 50-60 हज़ार रुपये। हाँ, तो वो कैश जो रहता है मेरे पास, तो मैं उसको उसकी तरह यूज़ कर देता हूँ। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि IPOs में मुझे ठीक ठाक मतलब हुआ, तो मैं
इसलिए मैं उसमें अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड। ये जो आईपीओ जो आपने जिस हिसाब से मुझे समझाया अपना कि आप क्यों आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू इन्वेस्ट इन आईपीओ क्योंकि आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द प्रॉफिट बनेगा। बिल्कुल, है कि नहीं? क्योंकि आपने मार्केट को ट्रैक करना तब शुरू किया जब मार्केट बहुत अप ट्रेंड में था, इसीलिए आपको लगता है कि हर आईपीओ जैसे ही लॉन्च होता है वो अच्छा रिटर्न देगा। तो आज आप एक चीज समझिए कि आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उससे ज्यादा अमाउंट आप आईपीओ में लगा रहे थे, है ना? तो ये बहुत रिस्की चीज है, आप ये मत कीजिए। ये सारा रिस्क आप तब कर सकते हो जब आपके बेसिक इन्वेस्टमेंट सेट है। आपको ये ट्राई करना चाहिए कि कैसे मैं हर महीने 4-5 हज़ार रुपए साइड में रख के 1 या 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकूं। आप ये चीज समझिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते रहोगे, ठीक है, और अगर उस अमाउंट को अगर अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर आप 10% से बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपको पता है वो 10 साल बाद कितना बड़ा अमाउंट बनेगा? अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अज्यूमिंग ए रिटर्न ऑफ 10%, आपका ये अमाउंट 10 साल बाद होगा 14,50,000 रुपए। अगर ये अमाउंट आप 20 साल के लिए करते हो, अगर 5,000 रुपए 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, ये अमाउंट बनेगा 76 लाख रुपीज। 5,000 रुपए, और हर साल आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी तो आप वो अमाउंट को भी 10% से बढ़ाओगे, ठीक है? तो 50 की उम्र में 76 लाख, और जब तक आप रिटायर होगे 30 साल बाद ये अमाउंट बनेगा 3.04 करोड़। 5,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए और हर साल इसको आप बढ़ा के आपका कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है ये चीज। अराउंड 2020 में मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया था। उस टाइम पे मैं मार्केट बहुत डाउन था कोविड की वजह से, तो मुझे लगा कि यहाँ ये राइट टाइम है कुछ SIP स्टार्ट करने के लिए। तो दैट टाइम मैं सर्च किया मार्केट को बहुत सारा। तो जैसे मैं उसके थ्रू मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया, ही सेड कि सर हम आपको बेटर प्लान देंगे जो आप सर्च कर रहे। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मुझे गाइड किया, तो मैंने वो प्लान में पे करना शुरू कर दिया। ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान था? हाँ, दैट वाज एटलीस्ट मेरे को बाद में पता चला इट्स लाइक ए बंडल प्लान। इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस और वो मार्केट लिंक प्लान था। तो आफ्टर दैट आई केम टू नो कि उसमें जो ओनली 5,000 में से 4,000 इंश्योरेंस पार्ट है और ओनली 1,000 ही ओनली मार्केट बेस्ड है। तो वो ग्रोथ उस टाइप से मिला नहीं। और फिर मैं उनसे बात किया कि ये सर मुझे तो गलत चीज़ सेल कर दी गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, एक्चुअली ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। बट तो मैंने उनको बताया कि एक्चुअली मुझे मेडिकल कवर तो चाहिए ही नहीं, इंश्योरेंस चाहिए नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं आपने मुझे वो बेच दी है। तो अब मैं इसको कैसे वो कर सकता हूँ? मेरे को प्लान कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने ओनली जो मार्केट पार्ट था उसको कंटिन्यू रखा, तो दूसरा जो इंश्योरेंस पार्ट था उसका प्रीमियम पे करना मैंने बंद कर दिया। बट उस टाइम तक मैंने 20 हज़ार के आसपास पे कर दिया था उस पे। आपके वो 4 महीने के पैसे चले गए। तो बट एक चीज बताओ आपको, आपने बंद कर दिया ना 4 महीने में, आपने पता है 20,000 रुपए जाने दे के अपने बहुत पैसे बचाए, बहुत ज्यादा पैसे बचाए। मतलब ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, राइट, मैं फिक्स और फाइनेंस पे बहुत टाइम से इसके बारे में बात कर, जो भी फिक्स और फाइनेंस देखते हैं उनको पता है कि मुझे ये प्लान्स इतने नहीं पसंद और मैं सबको बोलता हूँ कि इनमें मत इन्वेस्ट करो। उसका रीजन ही है कि इसमें बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस। सबसे पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ठीक है। आप जब भी एक मंथली प्रीमियम पे करते हो, मंथली या एनुअल प्रीमियम पे करते हो ना, वो इंश्योरेंस प्लान उस अमाउंट का एटलीस्ट 4 से 5% काट लेता है, ठीक है, जस्ट फॉर प्रीमियम एलोकेशन। सेकेंड थिंग, देयर इज ऑलवेज अ लॉक इन पीरियड। तीसरा मेन कैवियट ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, वैसे ही इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में एक फंड मैनेजमेंट चार्ज भी होता है। ये जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है ये भी करीब 1.4-1.5% होता है। और लास्ट चार्ज है आपका प्रीमियम डेबिट चार्ज। इसका मतलब क्या है पता है कि हर बार जो आपके बैंक से प्रीमियम डेबिट हो रहा है उसका भी वो कुछ एक अमाउंट काटते हैं। तो लास्ट में तो इन सारे चार्जेस के बाद आपका जो पैसा ग्रो हो रहा है वो इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मार्केट में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर सीधा स्टॉक्स ही खरीदना है।
है ना। आई एम जनरली, लोग क्या करते हैं, वो 1-2 प्रीमियम पे करने के बाद उनको लगता है कि यार ये पैसे चले गए तो मैं कंटिन्यू ही करता हूँ। इसको संक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। बट आपके केस में आप बहुत स्मार्ट हो कि आपने बोला कि नहीं, मेरा इसमें फायदा नहीं हो रहा, 4 महीने के पैसे गए तो गए, बट मैं अभी रोक दूंगा इस चीज को। तो बहुत सही, ठीक है। तो अगर आपका आज का सोल्यूशन देखूं, आज की सारी चीजें देखूं, मुझे 1-2 जगह दिक्कतें दिख रही है जिसके बहुत आसान सोल्यूशन है। सबसे पहला ये है कि आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, राइट। 80% इनकम तो आपका ऐसे ही जा रहा, मिसलेनियस लगाने के बाद आपकी सेविंग्स कुछ हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहली चीज, क्या आप अपने खर्चे कम कर सकते हो? कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी एक इन्वेस्टमेंट किया था अपने फादर के साथ कोऑपरेट करके। तो हमने एक छोटा सा लैंड खरीदा है, पर्पस ही इसलिए कि सेल आउट करने के उसमें है। और जो प्लॉट खरीदा था उसके लिए लोन है आपका? उसके लिए मैंने एक्चुअली 5 to 6 लाख रुपीज़ मैंने कैश दिया था और 3 लाख का मैंने लोन लिया था। और उसका ईएमआई कितना चल रहा है? उसका 10,000 रुपये देता हूँ मैं। तो आपका एक्चुअल में 56,000 है। हाँ 46 और ये लोन मिला के 56,000, जो आपका 90% से भी ज्यादा आपका इनकम लॉक्ड हो जाता है उसमें। आपको ये देखो, आपको इन दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। आपको एक लोन तो बंद करना पड़ेगा। हाँ, कार लोन बंद करना पड़ेगा या प्लॉट बंद करना पड़ेगा। जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाली बात बोली थी ना कि आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, हो ही नहीं सकती। आपकी प्रायोरिटी है कि आपको अपने लायबिलिटीज कम करने, आपको करना ही पड़ेगा। आप समझो ना कि कुछ भी आप ना करो फिर भी 56,000 का खर्चा है 60,000 की इनकम में, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपको अपने डेट कम करने पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़े टाइम के लिए ना थोड़ा एक्सट्रीम होना पड़ेगा आपको, पूरी फैमिली को। और क्या सवाल है आपके? और एक मेरा क्या है कि एक मैंने पॉलिसी और ली थी डॉटर के लिए, तो उसमें आई हैव टू पे फॉर 10 years 1 लाख रुपीस पर ईयर, देन आफ्टर 7th year दे विल पे 5,000, मतलब अराउंड 5,000 पर मंथ का एक वो है, अप टू 100 years ऑफ माई डॉटर्स एज। तो मतलब वो डॉटर की गारंटी प्लान है, बट आई एम द मतलब पेइंग वो, तो उस टाइप का पॉलिसी है वो, बट आई हैव टू पे फॉर 10 years। लमसम मैं कहीं से सेव करता हूँ तो हर 6 महीने में मुझे 50,000 उसका पे करना होता है। अभी मैं वहाँ पे भी वो फंस गया हूँ, मैंने उसका 1.5 साल का पे कर दिया है, तो वो प्रेशर और बिल्डअप हो गया है। तो क्या वो चीज़ सही है कि वो प्लान सही नहीं है? आप एक चीज़ समझिए कि जब आपकी बेटी पॉकेट मनी लायक बड़ी होगी तब क्या 5,000 रुपये की कोई वैल्यू उतनी होगी कि आप आज के दिन आप 8 लाख रुपए आपकी इन हैंड होगी, 8 लाख 7 लाख 20,000 रुपए आपकी इन हैंड इनकम है, उसमें से आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो, ठीक है, जो आपका बहुत बड़ा अमाउंट है। उससे 7-8 साल बाद जो आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, आपकी बेटी या फिर जब आपकी बेटी बड़ी होगी, जब उसको 5,000 रुपये मिलेंगे, क्या वो 5,000 रुपये की एक्चुअल में कुछ वैल्यू होगी? आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन कितना है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इंश्योरेंस लिंक जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें लास्ट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 5 to 6% नेट से भी कम रिटर्न्स है, और उसमें आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो, तो ये नहीं है अच्छा प्लान। अभी जो हो गया वो हो गया, इट्स फाइन, बट मेरा पॉइंट ये कि आप ये देखिए कि उसका सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा। अगर आप अभी बंद कर देते हो तो उसका कितना मिलेगा, एंड आप ये देखिए कि कब वो अमाउंट का 80% जितना, कब, अगर मैं वो पॉलिसी को बंद करने के बाद कब वो जो सरेंडर वैल्यू है वो कुछ करीब 80% होगा। आई थिंक आज के दिन दूसरे साल के टाइम पे अगर आप ये इंश्योरेंस बंद करोगे, वो लोग कुछ 50% काट लेंगे, 50% शायद काट लेंगे, ठीक है, तो जो 75,000 रुपये, ठीक है। बट आई स्टिल फील अगर 50% या उससे कम वो लोग काटेंगे ना, आपका फिर भी बेनिफिट होगा अगर आप इसमें कंटिन्यू ना करो तो, ठीक है। अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, ठीक है। अब हम हमारे फटाफट फाइनेंस राउंड को शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको जल्द से जल्द आंसर्स देने हैं, ठीक है। इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, तो फिर आप क्या करते जिंदगी में? कि मैं अपने होम टाउन ही रहता, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, बिकॉज इस सर्विस में हम लोग ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते फैमिली को, जो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो मैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करता जो कि टाइम टेकिंग रहता, कि घर के पास ही कुछ सेटअप उस टाइप का रहता। तो बिजनेस में
ज़्यादा करता। समझ गया। अगर आपके पास एक अनलिमिटेड बजट होता तो आप अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट देते? आई विल डेफिनेटली गिव हर हिज ड्रीम कार मर्सिडीज। अरे बहुत सही, बहुत सही। तो वरना किसकी ड्रीम कार थी? आपकी? वो मेरी थी। आपकी थी। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तीसरी चीज, वन फाइनेंशियल रिग्रेट दैट यू हैव। एक ऐसा रिग्रेट कि यार ये चीज गलत हो गई, क्या थी? बंडल प्लान खरीद लिया फंड्स का, और देयर आफ्टर मैंने अगेन एक बार गलती कर ली अभी जो मैंने इस वाला प्लान खरीदा है। सो आई विल डेफिनेटली काउंट की कैलकुलेट करूँगी नेक्स्ट टाइम से। इस टाइप की जो कैलकुलेशंस है, एक बार डिसीजन लेने से पहले उस पर काफ़ी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, अगर फ्रिज और फ़ोन खरीदने से पहले कोई हम सब 2 से 3 दिन की रिसर्च करते हैं, तो अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट होता तो आप अपनी बेटी को क्या गिफ्ट करोगे? जो उसकी ड्रीम्स होंगे, जो उसका ड्रीम्स होंगे, आई विल ट्राई कि उसको किसी चीज़ का वो होना, उसको किसी चीज़ के लिए रुकना ना पड़े। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर 3 स्टेप्स दैट यू विल टेक to improve your and your family's financial security after today's conversation? जो मेरा ये पॉलिसीज़ है, मैं उस पर दोबारा से कैलकुलेट करके उसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ताकि इजीली वो, अगर मेरा बेनिफिट्स उसमें है ही नहीं है तो उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एंड द सेकंड वन इज़ कि जो मेरा जो प्लॉट का डिसीजन जो मैंने लिया था उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करके जो डेट्स का मेरा सीन है उसको मैं क्लोज करूं, ताकि मेरे पास कुछ अमाउंट बन सके जो कि मैं किसी और अच्छे सेविंग उसमें इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में उसमें डाल सकूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी अगर रिटर्न्स, अगर कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न का प्रॉमिस दे रही है ना, देन आइदर इट इज़ वेरी रिस्की और इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच for inviting me to your house. Thank you so much for watching this video. अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं ताकि आप बेटर और स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस बना सको। थैंक यू सो मच।